हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। गिरफ्तारी के वक्त क्या हैं हमारे अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है दोस्तों। बहुत कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं उस व्यक्ति को जिसे पुलिस गिरफ्तार कर रही होती है। दोस्तों, ये अधिकार संविधान के तहत हैं, ये अधिकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हैं और इन अधिकारों को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों से और मजबूत किया है। मैं बात करूं उन 10 अधिकारों की जो अरेस्ट के वक्त आपको मिले होते हैं, उन प्रावधानों की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अरेस्ट के वक्त आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, पुलिस जब गिरफ्तार करती है उस वक्त उस बंदे को जो गिरफ्तार किया जा रहा है अपने केस के बारे में जानने का अधिकार है। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उसके अरेस्ट का आधार क्या है, किन कारणों से, किस सेक्शन में, किसकी कंप्लेंट पे, किस थाने के तहत, किस कार्रवाई में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। इसे राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ द केस, उसको जानने का अधिकार है। दोस्तों, मैं बात करूं कि उस वक्त जब पुलिस अरेस्ट कर रही होती है तो पुलिस जनरल एक इंस्ट्रक्शन है पुलिस को कि वो वर्दी में होगी, नेम प्लेट्स के साथ होगी और उसका डेजिग्नेशन होगा कि वो किस पद का अधिकारी है जो अरेस्ट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो नॉर्मल रेस में अगर गिरफ्तार करता है तो उसे अपने उच्च अधिकारी से ऐसे निर्देश लेने होंगे या इसका रीजन बताना होगा। दोस्तों, अब मैं बात करूं कि किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है तो इमीडिएटली जल्द से जल्द उसकी सूचना उसके फैमिली मेंबर्स को देनी होगी या उसके किसी फ्रेंड्स को देनी होगी। उसकी चाहत जिसे है उसे इसकी सूचना देनी होगी कि ये व्यक्ति पुलिस के द्वारा इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं दोस्तों। और फर्दर जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करती है उसी जगह ऑन द स्पॉट जिसे बोलते हैं, पुलिस मेमो, अरेस्ट मेमो बनाएगी और उसमें पुलिस वाले का नाम, जो गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति है उसके साइन होंगे और पुलिस को एक विटनेस के साइन लेने हैं जो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है या फिर समाज का कोई सम्मानित व्यक्ति भी उसमें विटनेस बन सकता है। दोस्तों, इस तरीके से अरेस्ट मेमो बनाना पुलिस की ड्यूटी है ऑन द स्पॉट। अब मैं नेक्स्ट बात करूं कि जैसे ही व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसकी जमा तलाशी, उसके बॉडी को पुलिस सर्च करती है कि उसके पास मोबाइल है, क्या कोई अंगूठी है, सोने के चेन है, पर्स हैं, पैसे हैं, इन सामानों की एंट्री होती है सीजर मेमो में। जमा तलाशी की एक मेमो बनती है दोस्तों, उसमें ये सारी चीजें लिखी जाती हैं और इसकी एक कॉपी उस अरेस्ट होने वाले बंदे को दे दी जाती है। मैं आपको बता दूं, सीजर मेमो आपके उन सामान को सुरक्षित रखेगा, कल आप उन सामान को कोर्ट से छुड़ा सकते हो। दोस्तों, अगर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो केस से रिलेटेड हैं और केस में इन्वॉल्व हैं तो वैसे मामलों में उसे कहते हैं केस प्रॉपर्टी। अब केस प्रॉपर्टी को जब पुलिस सीज करती है तो उसके लिए भी एक अलग सीजर मेमो बनाती है और उस सीजर मेमो में केस प्रॉपर्टी का जिक्र करना होता है कि ये चीजें बरामद हुई हैं। उसमें एक विटनेस भी चाहिए जो समाज का, पब्लिक का हो या फिर फैमिली मेंबर्स भी उसके हो सकते हैं जिसे अरेस्ट किया जा रहा, या इस तरीके से जिस प्रीमाइसेस से वो सामान मिले हैं वहां का मकान मालिक या कोई भी हो सकता है। दोस्तों, ये है कुछ बेसिक अधिकार, कुछ बेसिक प्रक्रिया जिसे जानना बहुत जरूरी है। वो बंदा जब थाने लाया जाता है या लॉकअप में लाया जाता है या फिर किसी डिटेंशन सेल में रखा जाता है, तो वहां डीडी एंट्री, डेली डायरी एंट्री, रजिस्टर एंट्री होनी चाहिए। आप उस बंदे को लिखोगे कि ये बंदा कब लाया गया, कब अरेस्ट हुआ, उसकी एंट्री होनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, डीडी एंट्री होने के बाद उस बंदे को जब थाने में रखा जाता है तो इसकी भी सूचना उसके फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को देनी है कि वो इस वक्त कहां बंद है, कहां रखा गया है, इसकी जानकारी भी देनी है। मैं आपको बता दूं, ये भी आपके राइट हैं। और इसके साथ ही एक कदम आगे बढ़े दोस्तों, पुलिस जैसे ही गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी का एक पर्पस होता है इंट्रोगेशन, जांच करना, क्वेश्चन पूछना, छानबीन जिसे बोलते हैं, जांच पड़ताल कहते हैं। तो ये जांच पड़ताल की जो प्रक्रिया है, इससे पहले आप कह सकते हो कि मैं अपने चॉइस का, मतलब अपनी मर्जी का एक वकील बुलाना चाहता हूं और मैं पहले बात करूंगा अपने एडवोकेट से, फिर मैं जांच में बैठूंगा। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संविधान के तहत है। आर्टिकल
22 कहता है कि आप अपने वकील को बुला सकते हो जहां आपको अरेस्ट के बाद रखा गया है, और वकील से अपने केस को डिफेंड कर सकते हो। इस तरीके से वकील से आप बात कर सकते हो, उसके बाद आप पुलिस के जांच में बैठोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण राइट है दोस्तों, जो पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बनाने का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला हुआ है कि वकील की इन्वॉल्वमेंट होने से पुलिस भी दबाव फील करती है, कुछ गलत करने से, टॉर्चर करने से या थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संवैधानिक अधिकार है, मैं आपको बता दूं। इसके साथ ही साथ संविधान के तहत और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ही जो अधिकार दिए गए हैं वो हैं दोस्तों, विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जितनी भी अरेस्ट मेमो बनी, सीजर मेमो बनी, इन चीज़ों के साथ और जो भी सीज किया गया इन सामानों के साथ, पुलिस उसे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जो मैजिस्ट्रेट हैं जहां अरेस्टिंग हुई है, उस मैजिस्ट्रेट के पास पेश करती है। तो दोस्तों फर्दर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से वो बंदा जेल भेजा जा सकता है, या फिर पुलिस कस्टडी, अगर पुलिस एक कोई एप्लीकेशन लगाती है कि इसके पुलिस रिमांड की ज़रूरत है, पुलिस कस्टडी की ज़रूरत है, तो 4 दिन के लिए 2 दिन जो भी टाइम उसे पुलिस कस्टडी में दे दी जाती है, उस दौरान दोस्तों उसके प्रत्येक 48 घंटे 48 आवर्स पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, पुलिस कस्टडी में है। और जैसे ही उस बंदे को, मैं बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि बंदा जैसे ही वो पर्सन अरेस्ट होता है, उसके मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस कराती है, या अगर पुलिस नहीं कराती तो आपका अधिकार है कि आप पुलिस को बोलो कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, ताकि कल कोई चोट लगी हो, कोई इंजरी हो पुलिस की कस्टडी में, तो वो दिख सके कि आप पहले फिट थे और बाद में ये इंजरी की गई। एक इंस्पेक्शन पुलिस खुद भी करती है जब अरेस्ट करते वक्त, उसे बोलते हैं इंस्पेक्शन मेमो, वो पुलिस तैयार करती है दोस्तों। और बेसिकली एक नज़र में पुलिस देखती है आपके शरीर पे कोई चोट के निशान, आपके शरीर पे कहीं कोई डिफेक्ट, किसी दर्द, और पहले से अगर कोई भी ऐसे विजिबल जो दिखने वाले निशान हैं उनकी एंट्री कर ली जाती है, ताकि पुलिस भी कल सेफ होती है कि भाई उसके ऊपर ये इल्ज़ाम न लग जाए जो पहले से इंजरी है। तो इस तरीके से आप ये दोनों के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन और पुलिस इंस्पेक्शन मेमो का जो प्रावधान है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जब पुलिस कस्टडी में बंदा भेज दिया जाता है तो वो फिर एग्जामिन होगा प्रत्येक 48 घंटे पे। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। और पुलिस थाने को अरेस्ट किए हुए व्यक्ति की सूचना दोस्तों इमीडिएटली, जैसे ही वो व्यक्ति अरेस्ट होता है, उसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में देनी है। इसे बोलते हैं इत्तला आमद, मतलब इत्तला, सूचना दे दी गई। अरेस्ट करते ही आपको ये सूचना कंट्रोल रूम में देनी है, और कंट्रोल रूम में जितनी भी सूचना दी जाती है दोस्तों, उसको राइटिंग, एक कागज़ पे उसकी राइटिंग में इत्तला आमद तैयार कर दी जाती है, जो बाद में कोर्ट में चार्जशीट में लगाई जाती है। और मैं बता दूं दोस्तों, साथ ही साथ उस कॉल को रिकॉर्ड भी करा जाता है। तो इस तरीके से इसकी सूचना कंट्रोल रूम में देनी है। और मैं बताऊं आपको फर्दर कि जैसे ही वो बंदा अरेस्ट होकर थाने में लाया जाता है, इमीडिएटली, मतलब 8 से 12 घंटे के अंदर उसे थाना अध्यक्ष या एसएचओ के सामने पेश करना होता है। अपने सीनियर ऑफिसर को ये उसे दिखाना होता है कि जो अधिकारी हैं, अरेस्टिंग ऑफिसर, उन्होंने इस पर्सन को इस मामले में, इस केस में अरेस्ट किया है। दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ही प्रक्रिया है, ताकि उस बंदे की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। और मैं आपको बताऊं कि थाने में जब भी पुलिस एंट्री बंदे को लेकर जाती है तो उसकी डीडी एंट्री, डेली डायरी एंट्री, यानी थाने के रजिस्टर में उस बंदे का नाम, उसके सेक्शन में जिसमें अरेस्ट किया गया, ये सारी जानकारी की एंट्री होनी चाहिए। और डीडी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेली डायरी एंट्री से पुलिस की जो रॉन्ग प्रैक्टिस हैं वो चेक होती हैं। पुलिस कब उसे अरेस्ट करने निकली उसकी भी एंट्री होती है। अरेस्ट करने के बाद उसे लेकर पुलिस कब आई उसकी भी एंट्री होती है। ये सारी एंट्रीज प्रोसीजर का पार्ट हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। केस के दौरान
दौरान जब वो बंदा अपने केस को फाइट कर रहा होता है तब भी ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। और दोस्तों इन के साथ साथ मजिस्ट्रेट के पास वो बंदा 24 आवर्स पेश होगा। अगर उसे कहीं बाहर अरेस्ट कर लिया गया है तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पे उसकी पेशी होगी और उसको वहाँ जज को बताना होता है कि ऐसे बंदे को इस शहर में अरेस्ट किया गया और इसे अपने उस कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट के पास, जिस इलाके का ये केस है, जिस थाने का केस है, वहाँ ले जाना है। तो इसे बोलते हैं ट्रांजिट पर लाना। वहाँ उस बंदे को ट्रांजिट पर लेकर पुलिस पहुंचेगी अपने कोर्ट में। तो दोस्तों ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी। इसके साथ साथ मैं लास्टली बता दूं कि महिला को अरेस्ट करने के लिए उस टीम में एक महिला का कांस्टेबल या पुलिस वाले का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अरेस्ट नॉर्मल परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। खास परिस्थिति में अरेस्ट करने पे उसका रीज़न दिखाना होगा दोस्तों। और बच्चे को वर्दी में मतलब पुलिस ड्रेस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसे पुलिस कोर्ट में बच्चों की अदालत में पेश भी जो है वो पुलिस वर्दी में नहीं करना है। ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं दोस्तों। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ऐसी गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन इनका जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, जो 1996 का निर्णय है डीके बसु अशोक कुमार जौहरी के केस में दोस्तों, इन दोनों ही पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं फाइल किया था, सिर्फ लेटर लिखा था कि ऐसी ज्यादती हुई है, पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई है और इस पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दो केसेस को एक साथ टैग करके इसकी सुनवाई की और ये बहुत बड़ा निर्णय पारित किया दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की प्रक्रिया, सारी संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान को देखते हुए, साथ ही साथ उनके आधार पर एक मजबूत गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं दोस्तों। और उसी के तहत ये अरेस्ट के जो अधिकार हैं वो और अधिक से अधिक मजबूत होते चले गए हैं। और इसी के साथ मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहे। मैं अच्छी जानकारियों के साथ फिर आऊंगा दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।